आज के मुख्य समाचार। सोलन में ऑटो रिक्शा यूनियन का रैपिडो के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। यूजीसी नियमों में संशोधन के विरोध में देवभूमि श्रद्धेय संगठन का प्रदर्शन। ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी। सेन मोहल्ला के लोगों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। बर्फबारी से बागवानी और कृषि को मिलेगा लाभ, जगत सिंह नेगी। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। नाबार्ड सेमिनार में हस्तशिल्प और साल भर उपयोगी बनाने पर जोर। नाहन शहर को लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती से मिलेगी बड़ी राहत। अब समाचार विस्तार से। यूजीसी नियमों में किए गए संशोधन के विरोध में देवभूमि श्रद्धेय संगठन ने आज शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गले में फंदे डालकर भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव भी किया। देवभूमि श्रद्धेय संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा नया यूजीसी बिल सामान्य वर्ग और स्वर्ण समाज के हितों के साथ खिलवाड़ है। संगठन ने आरोप लगाया कि यह बिल शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कदम है, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। प्रदर्शन के दौरान संगठन के नेताओं ने कहा कि स्वर्ण समाज ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कई बलिदान दिए हैं, लेकिन सरकार उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह बिल जल्द वापस नहीं लिया गया तो संगठन सामान्य वर्ग को साथ लेकर दिल्ली कूच करेगा और संसद का घेराव करेगा। पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि यूजीसी नियमों में किए गए बदलावों को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा आंदोलन को देशव्यापी रूप दिया जाएगा। हमारा समाज पहले हम कितने कानूनों से लड़ेंगे। केंद्र सरकार ने इस देश के स्वर्ण समाज के गलों में फांसी का फंदा डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां लगा दी। हमारे बच्चों को जन्मजात अपराधी इस केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया, इन भाजपाइयों ने घोषित कर दिया। इस भाजपा में अभी डॉक्टर राजीव बिंदल इनके प्रदेश अध्यक्ष बने। पूछो उनसे कितने नेताओं को तुमने अपनी पार्टी में नई कार्यकारिणी में सदस्य लिया। कांग्रेसियों ने कितने स्वर्ण समाज के लोगों को कार्यकारिणी में घोषित किया। आज कांग्रेस सरकार चुप, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि वहां पर जाकर कि हाँ जी हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे नेक रहोगे। क्या बटोगे कटोगे का नारा क्या इस देश के स्वर्ण समाज के लिए है? हमें याद है कि जब हिंदू मुसलमान को ये भाजपा के लोग लड़ा रहे थे तो इन्हीं के नेता मोदी किटे मस्जिदों में जाकर बांट रहे थे। आज स्वर्ण समाज को बटोगे कटोगे का नारा, एक रहोगे नेक रहोगे का नारा इन्होंने हम लोगों को देकर रखा, हम लोगों को भटका के रखा। पीछे से पूरा देश, पूरा सनातन मकर संक्रांति मना रहा था, लोहड़ी मना रहा था और पीछे से इन्होंने हमारे बच्चों की गर्दनों के ऊपर तलवारें चला दी। अब क्या हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे? क्या जाति पूछकर वो डेस्क के ऊपर बैठेंगे? हम एज ए पेरेंट्स हम फ्री थे कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे, वो सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। अब क्या हम अपने बच्चों को जेलों में मिलने जाएंगे? ओबीसी का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खेला। सिकंदर कुमार राज्यसभा सांसद जो इन भाजपा के हैं, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आई? इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आई कि स्वर्ण समाज हिमाचल प्रदेश में भी 70% रहता है? इन लोगों ने भी तुमको वोटें देकर तुमको मंत्री मुख्यमंत्री बनाया। जयराम ठाकुर के मुंह में दही जम गई, अनुराग ठाकुर के मुंह में दही जम गई, जेपी नड्डा के मुंह में दही जम गई, कंगना रणौत के मुंह में दही जम गई। उधर से जो इनके कांगड़ा के लोकसभा सांसद है, मीडिया उनसे पूछ रहा है, उनको जवाब नहीं दे पा रहे, मुंह में दही जमाकर। इतनी गुलामी। एक तरफ अनुराग ठाकुर को डायनामिक युवा नेता कहा जाता है और वही अनुराग ठाकुर डायनामिक युवा नेता बनके युवाओं की गर्दनें काट रहा है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इन चोरों से हम पूछने आए, बताओ हमने तुम्हारा क्या गुनाह किया? हमने कौन से काले तिल तुम्हारे काट दिए? आज ओबीसी को तुमने स्वर्ण समाज से अलग कर दिया। 80%
जनता को तुमने देश की एक साइड लाकर खड़ा कर दिया और स्वर्ण समाज को तुमने जन्मजात अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया। हमने क्या बिगाड़ा ये मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मोदी का ही कार्यालय है। हम इस कार्यालय के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये तय करें और ये लोगों को बताएं कि वो एक वर्ग के प्रधानमंत्री हैं कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। ये भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी है या पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी है? कब तक हम अन्याय सहेंगे सर? पहले जातिगत आरक्षण की मार हमारे बच्चों के ऊपर, -40 वाले डॉक्टर बनाने का निर्णय MD-MS इन्होंने निर्णय ले लिया। क्या अब अगर कोई हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाएगा, क्या उसको अटेंडेंट की जगह अपने 4 कंधे तैयार रखने पड़ेंगे? 4 कंधों पर उठाकर कौन लाएगा? उन लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में भी। ये लोग चाहते क्या हैं? ये देश को आबाद करना चाहते हैं कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं? आप तो जिस प्रकार से पहले JNU में नारे लगे थे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, या स्वर्णों के खिलाफ, या तिलक तराजू और तलवार के खिलाफ जिस प्रकार से नारे लगे थे, ये बात तय हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और ये हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं, ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि स्वर्ण भारत छोड़ो, स्वर्ण भारत छोड़ो। हम कहाँ जाएंगे? जातिगत आरक्षण से हम लड़े, हम एट्रोसिटी SC/ST एक्ट से लड़े। सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन के अनुसार 90% SC/ST एक्ट के मुकदमे झूठे पाए जाते हैं। अब तुमने हमारे बच्चों को भी उस कीचड़ में फेंक दिया। राजीव जी, हमने तो कहा इन सरकार को, देखो मैं तो, मेरी पार्टी सत्ता में नहीं है ना, मैं सत्ता में हूं। मेरी पार्टी हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के लिए संघर्ष कर रही है और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन करेंगे। लेकिन ये जो भाजपा, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर तुम इतनी हिंदू एकता की बात करते हो, तुम इतनी समानता की बात करते हो, क्यों नहीं हटा देते जाति का कॉलम? लाओ ना इंडियन का कॉलम। तुम कह रहे हो एक रहो, नेक रहो, देश के बारे में सोचो, तो भारतीय का कॉलम बना दो। हम वी आर रेडी, इस देश का स्वर्ण रेडी है। आप तय करो, आप भारतीय का कॉलम लाओ, ये SC/ST OBC सारे कॉलम हटाओ। लेकिन इन लोगों को ये कॉलम हटाते हुए इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से अगर भारतीय का कॉलम लाते, सारा जातिवाद खत्म। और जिस प्रकार से स्वर्ण समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है, उन लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता है। सर, हमारे तो 1100 के ऊपर कंप्लेंट कर देता है, हमारे लोगों को तो गिरफ्तार कर लेते हैं। झूठा मुकदमा साबित होता है, उसके बाद क्या एक्शन होता है? आज जिस प्रकार से UGC लाए, जनरल कैटेगरी के लोगों को उस कमेटी में नहीं रखा। 31 लोगों की कमेटी है, सारे के सारे ये लोग हैं SC/ST OBC माइनॉरिटी, उसमें दिव्यांग के लोग हैं, महिलाओं के लोग हैं। जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ हैं उस कमेटी में? अगर जनरल कैटेगरी की लड़की के साथ कोई लड़की को कल को प्रपोज करके चले जाएगा, वो मना कर देगी, उसके ऊपर झूठा केस लग जाएगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? ये तो साहब मना कर रहे, भैया तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हम अपने ये जो एक वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, SC/ST वगैरह है, माइनॉरिटी सर, इस देश के 545 सांसद इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस देश की जितनी सरकारें हैं, विधानसभाएं हैं, मुख्यमंत्री, सब तो इनके लिए काम कर रहे हैं। इस देश में अकेला स्वर्ण समाज जनरल कैटेगरी ही ऐसा है जो अनाथ है, जिसके लिए कोई नहीं है। आज कौन हमारे बारे में एक नेता, एक मिनट, इस देश में कौन ऐसा नेता, कौन ऐसी पार्टी आज जो जनरल कैटेगरी के साथ हो रहे अन्याय की बात कर रही? हम तो अनाथ हैं सर, हमारा तो है कोई नहीं। इन लोगों के लिए देश का संविधान, ये लोग बोलते हैं देश का संविधान हमारे बाप ने लिखा है, हमारे लिए लिखा है। हमारे लिए क्या लिखा? हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मंगलवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों शिमला, कुफरी, मनाली, किन्नौर और लाहौल की ऊंची चोटियों पर ताजा हल्की बर्फबारी हुई, जबकि राजधानी शिमला के रिज मैदान पर भी बर्फ के फाहे गिरे। मौसम के इस बदलाव ने पूरे प्रदेश में बारिश दर्ज की है। पहाड़ों पर हिमपात ने जनजीवन को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश बर्फबारी के कारण यातायात, बिजली और पर्यटन गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ा है। कुफरी में हुई भारी बर्फबारी के चलते शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है, जिससे कई क्षेत्रों का संपर्क टूट चुका है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लाहौल स्पीति जिला, मनाली, बंजार उपमंडल और कुल्लू के 13 स्कूलों में बुधवार को अवकाश घोषित किया।
लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मनाली में हजारों सैलानी अभी भी फंसे हुए हैं। पर्यटक स्थलों पर सड़कें बंद होने से लोगों को होटल और स्थानीय आवासों में ही रुकना पड़ रहा है। प्रदेश के शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा समेत अन्य जिलों में करीब 550 सड़कें अभी भी बंद है। कई स्थानों पर बर्फ हटाने का कार्य जारी है, लेकिन लगातार हो रहे हिमपात से राहत कार्यों में कठिनाइयां आ रही है। मंडी जिले से एक साहसिक घटना भी सामने आई है, जहां ऑफिस कानूनगों ने 3 फीट बर्फ में पैदल चलकर 30 पर्यटकों की जान बचाई। भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में उनकी भूमिका सराहनीय रही, जहां एक और बचाव कार्यों की मिसाल सामने आई है। वहीं दूसरी ओर चंबा जिले से दुखद खबर भी सामने आई है। यहाँ ट्रैकिंग पर निकले 2 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये युवक -डिग्री तापमान में 3 से 4 फीट बर्फबारी के बीच 4 दिन से फंसे थे। समय पर मदद न पहुंचने के कारण दोनों की ठंड से मौत हो गई। मंगलवार को धर्मशाला में तेज तूफान चला, जबकि कई जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। बर्फबारी और बारिश के कारण बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा है, जिससे कई क्षेत्रों में अंधेरा छाया हुआ है। मौसम की मार का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। कांगड़ा हवाई अड्डे पे खराब दृश्यता के चलते एक विमान को बिना लैंड किए वापस लौटना पड़ा। इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किन्नौर, लाहौल और चंबा में रात का तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। चंबा जिले के भरमौर, पांगी, चुराहा, सलोनी में हल्की बर्फबारी मंगलवार को देखने को मिली। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिले में सुबह के समय बारिश का दौर रुक रुक कर जारी रहा और कई स्थानों पर हल्की ओलावृष्टि भी देखने को मिली। हमीरपुर में दिन भर बारिश होती रही। राजधानी शिमला में मंगलवार सुबह धूप खिली, लेकिन दोपहर बाद मौसम बदलते ही बारिश और ओलावृष्टि शुरू हुई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मध्य और उत्तर के 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बुधवार को भी बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान बताया है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट भी बताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 जनवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 28, 30 और 31 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। 1 और 2 फरवरी को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 2 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जाने से पहले सड़क स्थिति की जानकारी अवश्य लें। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी ने जहां पर्यटन स्थलों को सफेद चादर से ढक दिया है, वहीं जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम के और बिगड़ने की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। सोलन शहर में रैपिडो बाइक और टैक्सी सेवा के खिलाफ ऑटो रिक्शा यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने रैपिडो को अवैध बताते हुए प्रशासन और राज्य सरकार से तुरंत इसे बंद करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान यूनियन सदस्यों ने नारेबाजी की और कहा कि रैपिडो जैसी ऐप आधारित सेवाएं स्थानीय ऑटो चालकों के रोजगार पर सीधा हमला है। ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि रैपिडो बिना किसी स्पष्ट नीति, परमिट और नियमों के सोलन में संचालित हो रही है। इससे न केवल ऑटो चालकों की आय पर असर पड़ रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में है। उन्होंने कहा कि ऑटो चालक सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं, परमिट, टैक्स और बीमा का भी भुगतान करते हैं, जबकि रैपिडो चालक इन नियमों से बाहर रहकर सवारी ढो रही है। यूनियन नेताओं ने कहा कि पहले ही महंगाई, बढ़ते ईंधन के दाम और कम होती सवारी से ऑटो चालक परेशान है। ऐसे में रैपिडो जैसी सेवाओं के आने से उनकी आजीविका पर संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। करते हो, नारेबाजी करते हो, इनकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद और ये सब करते हो, इससे क्या हासिल होता है? तो मुंशी है, हम उन मृत मछलियों की तरह धारा में नहीं बहते, हम धारा के विपरीत बहते हैं, इसलिए हम जीवित हैं। तो धरना प्रदर्शन करने से, ये सांकेतिक प्रदर्शन करने से ये सिद्ध हुआ कि हम जीवित हैं। खैर, अगली बात, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, क्या ऐसी मजबूरी थी कि अपनी दिहाड़ी छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर, अपनी रोजी रोटी छोड़कर, अपनी गाड़ियों को खड़ा करके हम लोगों को आज यहां एकत्रित होना पड़ा? हमें इनकलाब जिंदाबाद का आवाज दो, हम एक हैं का, हमारी एकता जिंदाबाद का नारा देना पड़ा। ऐसी क्या वजह आन पड़ी? ये अनदेखी जो ये सरकार कर रही है,
तमाम पूंजीपति व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था जो ये इस देश के अंदर बनी जा रही है, वो धरातल के लोगों के अधिकारों के खिलाफ है। वो धरातल के लोगों के अधिकार को लगातार छीन रही है, उसके ऊपर कुठाराघात कर रही है। हमें यूनाइटेड होकर, एकताबद्ध होकर इस प्रहार के खिलाफ लड़ना होगा। हमें समझना होगा कि हम जो गरीब के बच्चे हैं, जो मेहनत कश हैं, जो हम मेहनत कश बच्चे हैं, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, हमें किसान मजदूर के बच्चों के खिलाफ खड़ा कर दिया। जो रैपिडो चलाने वाला बच्चा है वो भी किसी गरीब का बच्चा है, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। हम स्वरोजगार कहीं से पैदा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें जो है उसके खिलाफ खड़ा कर दिया लाके। किसने? सरकार ने और पूंजीपति व्यवस्था ने, पूंजीवादी व्यवस्था ने और सरकार ने गरीब के गरीब से लड़ा दिया। आज हम यहां पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने आए हैं। अपने संवैधानिक अधिकार को संरक्षण करने के लिए हम आज यहां जिला प्रशासन से अनुरोध करने आए हैं कि हमारी गुहार सुनिए। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वो हमारी बात सुने, हमारी गुहार सुने बिना यहां से ना जाए, क्योंकि हम इसी सोलन शहर के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। इस संविधान ने हमें भी कुछ अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की रक्षा करने हेतु ही हम यहां आए हैं। हमें कोई शौक नहीं कि हम अपनी दिहाड़ियां तोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर यहां पर आए। पीछे कुछ आरटीआई सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त करी, हमने केंद्र की सरकार पे ये आरटीआई लगाई और पता किया कि ये रैपिडो और ब्लाब्ला प्रकार की जो मोबाइल एप्लीकेशन चल रही हैं, इनकी कानूनी वैधता क्या है। हमें जवाब आया कि सारी की सारी राज्य सरकारों को यह दायित्व दे दिया गया है कि वो इससे संबंधित कानून बनाए। हमने राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पे उसके बाद आरटीआई लगाई और हमें यह पता चला कि एग्रीगेटर से संबंधित कोई भी नीति इस प्रदेश में लागू नहीं की गई है। और इसके चलते जो है ये सारे एग्रीगेटर, चाहे ब्लाब्ला हो, रैपिडो हो, ये सारे अवैध हैं। हम कर भरते हैं, हम भाई साहब अपना घर नहीं चलाते, प्रशासन का और सरकार का भी घर चलाते हैं, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। प्रशासन और सरकार भी सुन ले, हम कल को अपनी पीली नंबर प्लेटें हम भी उखाड़ देते हैं, हम भी टैक्स देना बंद कर देते हैं। आप भी हमारे साथ सड़क पे आ जाओगे, ठीक है कि नहीं है बात? हम भी कर देना बंद कर देंगे, फिर हम कर देना बंद कर देंगे। आम नागरिक अगर कर देना बंद कर देगा और अवैध रूप से संचालन को अगर वैधता दे दी जाएगी, तो फिर किस प्रकार की अराजकता इस समाज में पैदा हो जाएगी, ये बात आप देख ले। इस बात का निर्णय हमने नहीं लेना, हम तो आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और उसी वजह से आज हम यहाँ आए हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में बदलते मौसम को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चला आ रहा ड्राई स्पेल अब समाप्त होना एक सकारात्मक शुरुआत है। हाल ही में हुई भारी बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्रों में जल स्तर को मजबूती मिलेगी, जो आगामी समय में बागवानी और कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। बागवानी मंत्री ने बताया कि बर्फबारी से प्राकृतिक जल स्रोतों का रिचार्ज होगा, जिससे सेब सहित अन्य फसलों को प्राप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश के आर्थिकी के लिए शुभ संकेत बताया, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी का अहम योगदान है। इसके अलावा सेब उत्पादन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर निर्भरता कम कर हिमाचल प्रदेश के सेब को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतियां अपनानी चाहिए। लंबे समय से जो है प्रदेश में ड्राई स्पेल का दौर था और जो है ड्यू था काफ़ी, क्योंकि बर्फबारी जो है ज़्यादातर दिसंबर में भी उम्मीद करते हैं हम। पहले अगर पीछे जाएंगे तो दिसंबर में अच्छी बर्फबारी होती थी। फिर जो है वो जो क्रिसमस के समय वाइट क्रिसमस इस बार नहीं हो पाया। फिर उम्मीद करते हैं हम उसके बाद जब हमारा 13-14 को लोहड़ी वगैरह आते हैं उसमें भी हो, पर देर से आए, पर उसका फ़ायदा फिर भी है, क्योंकि हमारा हिमाचल जो है ज़्यादातर एरिया जो है हमारा जो है इसमें सिंचाई नहीं है, सारा बर्फबारी या बारिशों के ऊपर ही हमारी बागवानी है, हमारी खेती है, इस पर डिपेंड है। तो ये बहुत अच्छा एक स्पेल 2 बार हो गया, अब तो एक ही हफ्ते में 2 बार बारिशें और बर्फबारी हुई है, और इसका जो है फसल चाहे हमारी कृषि का है चाहे बागवानी का है, उसके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं बर्फबारी और बारिश का, दूसरी तरफ फिर
लोग कठिनाइयों को भी आगे लाते हैं, पर कठिनाई जो है कम है। बर्फबारी ना होती, बारिश से नहीं पड़ती तो सूखा चल जाता, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती कि जहाँ आने वाले समय में पता नहीं किस किस्म की समस्याएं खड़ी होनी थी। ये जो आजकल जो टेम्परेरी जो आपके रोड्स बंद हो रहे हैं, या आपकी बिजली की सप्लाई लोगों के कुछ इलाकों में बाधित है, या पानी की समस्याएं तक भी है, तो ये तो एक नेचुरल है, क्योंकि इसमें जो बर्फबारी अभी हुई या बारिश हुई, इसके साथ तेज़ तूफान भी थे। तूफान के कारण जो है बहुत जगह पे पेड़ गिर गए, टहनियाँ टूट गई, तो जिससे बिजली और इसकी भी सप्लाई में फ़र्क पड़ा है। अब आज की डेट में 818 जो सड़कें हैं वो बाधित है, पर इन सड़कों पे ऊपर जो है मशीनों के द्वारा बर्फ़ को साफ़ करने के लिए काम चला हुआ है, और ये जो है 2-3 दिन में सारा जो है सामान्य स्थिति हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप बिजली की सप्लाई की बात करें तो 4800 से ज़्यादा DTRs प्रभावित हुई है। अब इसके ऊपर भी फील्ड पर हमारे चाहे PWD विभाग है, चाहे हमारे बिजली बोर्ड है, चाहे हमारे जल शक्ति के हमारे कर्मचारी, चाहे निचले स्तर के हैं, चाहे दूसरे अधिकारी हैं, सब लगे हुए हैं ताकि नॉर्मल सी जल्द से जल्द वापस लाएं। बागवानी को लेकर एक तो चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं, वो आवर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज़रूरी है कि हमारे लिए पानी की ज़रूरत है। अब अगर पहाड़ों पे बर्फ़बारी होगी तो गर्मियों में पानी नीचे के इलाकों के लिए भी बढ़िया रहना है, और हमारे जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं है, जैसे कि हिमाचल का बहुत बड़ा भाग है, अब इसमें प्लांटेशन का टाइम था और बारिशें नहीं हुई तो प्लांटेशन सारा रुका होता, नए प्लांट्स चाहे सेब के थे, चाहे स्टोन फ्रूट्स के थे, चाहे सीट्रस के थे, सब रुक गया था। अब इन बारिश और बर्फबारी के कारण अब दोबारा से जो है मौका है हमें बागवानी में काम करने का, नए प्लांटेशन करने का, तो इसका निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब केंद्र की नीतियाँ जो है किसान विरोधी है, बागवान विरोधी है। 750 से ज़्यादा लोगों ने कृषि कार्य कानून को लेकर अपने जानों की आहुति दी है। उसके बावजूद केंद्र सरकार फिर भी जो है बागवानी विरोधी नीतियाँ लेके आई है। अभी ये जो सेब है, खासकर सेब को लेकर आप देखेंगे तो इसमें पहले 100% जो है ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था बाहर के सेब पे। अब बीच में इसको जो है उन्होंने 75% कर लिया, फिर अब घटा के 50% पे लाए, और अभी हाल में ही न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ केंद्र सरकार ने करार करके इसमें जो है 25% ला दिया। और न्यूजीलैंड का सेब तब तैयार होता है जब हमारे यहाँ फ्लावरिंग का टाइम लगता है। अप्रैल से लेके न्यूजीलैंड का सेब जो अगस्त तक आएगा। अब हमारे यहाँ हाई डेंसिटी में जो अब न्यू प्लांटेशन हुआ है वो जून में तैयार हो जाता है, और जुलाई अगस्त में तुम्हारा पीक पे होता है। तो उसमें अगर न्यूजीलैंड का सेब यहाँ पर वो भी सस्ते दामों पे आएगा तो हमारे लिए चुनौती है ही है। तो बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस सब बात को लेकर जो है यहाँ पर हमारे किसान सभा ने, हमारे जो एप्पल ग्रोवर्स एसोसिएशन है, सब ने जो है इसका विरोध जताया, और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले। माननीय मुख्यमंत्री अभी हाल में दिल्ली के दौरे पे थे, अभी हाल में 2 दिन हुए हैं, तो उसमें वो जो है कृषि मंत्री से मिले, वित्त मंत्रालय से मिले, कि इनसे बात की है कि भाई ये जो टैक्स है इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना के नियमों में संशोधन किए जाने के विरोध में हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने हमीरपुर बाजार में जोरदार विरोध रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक साजिश के तहत मनरेगा योजना को कमजोर और समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि यह उनके योगदान का भी अपमान। धरना प्रदर्शन के दौरान हमीरपुर कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि मनरेगा योजना की शुरुआत यूपीए सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस ऐतिहासिक रोजगार योजना को लागू किया और ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा गया ताकि यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी बन सके। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज उसी महापुरुष के नाम को योजना से हटाने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है, जिसे कांग्रेस सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे को जो आदेश हैं कि मनरेगा बचाओ संघर्ष जो पूरे देश के अंदर चल रहा है, उसी के आदेशानुसार जो आज हमारे हमीरपुर विधानसभा के कोऑर्डिनेटर हैं नरेश ठाकुर जी, उनके साथ डीसी के माध्यम से, तो उसके लिए आज ये हमारे जो बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे एक्टिव सक्रिय कार्यकर्ता, वो लोग आज यहाँ पहुंचे हैं इसके बाद। और केंद्र सरकार जो है, जब से 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, तब से ये मनरेगा को खत्म करना चाहती थी, महात्मा गांधी के नाम को उस योजना से हटाना चाहती थी। हम ये नहीं चाहते आप योजना बनाइए, आप नई योजना कोई लाइए, योजनाओं के नाम बदलकर अगर आपको लगता है कि आप विकास कर देंगे और भारत को विकसित कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, मंदबुद्धि वाला प्रयास होगा। और हम केंद्र सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि जो धर्म का जो आपने आडंबर, जो पूरे देश को आप विभाजित कर रहे हैं, पूरे देश को विश्व में आप अलग थलग कर रहे हैं, कृपया इससे दूर रहें। और जबरदस्ती आप उसमें भगवान श्री राम के नाम को लाकर आप ये सोच रहे हैं कि सारी जनता वाहवाही करेगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। हाँ, हम ये चुनौती देते हैं केंद्र सरकार को कि अगर उनमें हिम्मत है और वो सही मायने में भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर करते हैं, तो इस रोजगार गारंटी योजना का नाम भगवान श्री रामचंद्र रोजगार गारंटी योजना रखकर दिखाएं। महात्मा गांधी कोई नाम नहीं है कि उनके हटाने से महात्मा गांधी का अस्तित्व मिट जाएगा। महात्मा गांधी एक विचारधारा है जिसके लिए कांग्रेसी हमेशा लड़ते रहे हैं, मरते रहे हैं, कटते रहे हैं और आगे भी मरते और कटते रहेंगे। बयान नहीं दिया उन्होंने, जबरदस्ती रोजगार आजीविका मिशन ऐड कर दिया। रोजगार भी वही है, आजीविका का शब्द का अर्थ भी वही है, तो आप जबरदस्ती ऐसी चीजें कर रहे हैं और लोगों को आप धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। आप कब तक करते रहेंगे? यही तो हम कह रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, प्रधानमंत्री में हिम्मत है, तो वो इस योजना का नाम भगवान श्री रामचंद्र रोजगार गारंटी योजना रख दें, हमें कोई ये नहीं है। लेकिन नाम बदलना क्यों है? जो योजना चल रही है, इतनी बढ़िया योजना चल रही है, पूरे विश्व में जिसकी तारीफ हुई है, आप उसका नाम बदल के क्या दिखाना चाहते हैं कि आप कोई भारत को विकसित कर रहे हैं? अगर आपने कोई चीजें ऐड करनी है, समय के साथ चीजें आती हैं, ऐड होती हैं, हम नहीं कह रहे आप ऐड करिए, पर उस योजना का नाम बदलना बिल्कुल सरासर बेइंसाफी है। देखिए, वो तो मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं पता, लेकिन 60-40 की रेशो और 90-10 की रेशो इन्होंने हिमालयन स्टेट्स के लिए जो रखी है, जो भी रखी है, ये सब गलत है। जब केंद्र प्रदेश सरकारों को बजट दे ही नहीं रही है, तो किस बात की रेशो रख रही है? 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को इन्होंने, केंद्र सरकार ने एक पाई तक नहीं दी आज तक। हमने ओपीएस लागू करी, इन्होंने 1600 करोड़ रुपया पर ईयर हमारा काट लिया। आज तक 5000 करोड़ रुपया ये हमारा खा चुके हैं। जीएसटी का 6000 करोड़ रुपया हमें नहीं दिया। फिर किस बजट की बात करते हैं? 60-40, 90-10। जब स्टेट को आप पैसा ही नहीं दे रहे हैं, स्टेट्स को आप कंगाल कर रहे हैं, जो कि गैर भाजपा शासित स्टेट हैं, तो आप किस रेशो की बात करते हैं? और कहते हैं 125 दिन की गारंटी। 100 दिन की जो गारंटी है, वो 100 दिन तो पूरा कर नहीं पा रहा मजदूर, आप 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। नाहन शहर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से चली आ रही लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती की समस्याओं से अब शहर वासियों को निजात मिलने जा रही है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत और सुचारू बनाने के उद्देश्य से नाहन क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करने और पुराने ट्रांसफार्मरों को बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के नाहन उपमंडल के एसडीओ संतोष कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि नाहन शहर के कई क्षेत्रों में पुराने और कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों के कारण उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और बार बार बिजली कट की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए बिजली बोर्ड ने तकनीकी सर्वे के बाद ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन की योजना बनाई है। एसडीओ संतोष कुमार ने बताया कि जिन इलाकों में बिजली की मांग अधिक है और जहां ट्रांसफार्मरों पर अतिरिक्त लोड पड़ रहा था, वहां पुराने ट्रांसफार्मरों को हटाकर नई और अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर मौजूदा ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है ताकि भविष्य में बढ़ने वाले लोड को आसानी से संभाला जा सके। उन्होंने कहा कि कई बार ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने के कारण बिजली ट्रिप
हो जाती है, जिससे दिन में कई बार बिजली कट लग जाते हैं। ट्रांसफार्मर बदलने और अपग्रेड होने के बाद इस समस्या में काफी हद तक सुधार आएगा और नाहन शहर के लोगों को इससे निजात मिलेगी। एसडीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रांसफार्मर बदलने और तकनीकी कार्यों के दौरान कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। हालांकि यह अस्थायी परेशानी होगी, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद उपभोक्ताओं को इसका स्थायी लाभ मिलेगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह योजना पूरी तरह लागू हो जाती है तो उन्हें लंबे समय से चली आ रही लो वोल्टेज और बार बार बिजली गुल होने की समस्या से राहत मिलेगी। खासकर गर्मी और सर्दी के मौसम में बिजली कटौती से जो परेशानी होती है उसमें काफी कमी आने की उम्मीद है। बिजली बोर्ड ने एक बार फिर नाहन क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कार्य के दौरान धैर्य बनाए रखें और विभाग का सहयोग दें। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार आप सभी को। और जो हमारा लो वोल्टेज का इश्यू आ रहा है हमारे नाहन शहर में, उसके लिए 24/7 एक स्कीम बनाई जा चुकी है, जिसके अंदर मतलब काम भी किया जा रहा है। तो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मर्स हमारे चेंज होने बाकी है, कुछ स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि 400 kVA के 9 ट्रांसफॉर्मर रखे जाएंगे। कुछ 250 kVA के 100 to 250 भी ऑगमेंटेशन होनी है, उसके भी हमारे कुछ नंबर है इसमें प्रपोज्ड है। और कुछ जो हमारे 63 और 25 kVA रेटिंग के हैं वो हमारे 100 kVA के होने हैं। इसमें रिकंडक्टिंग का भी प्रपोजल है हमारे पास, जिसमें कि जो भी अभी फिलहाल हमारे नाहन के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कट की इश्यू जो सहने पड़ रहे हैं उससे निजात मिल जाएगी। किस प्रोजेक्ट के तहत ये ट्रांसफार्मर वगैरह चेंज किया जाए? ये हमारी स्कीम है 24/7 वर्ल्ड बैंक स्कीम। इसका नाम ही आपको मतलब डिपिक्ट करता है, इट्स अ 24/7 अनइंटरप्टेड सप्लाई। राजधानी शिमला के होटल हॉलिडे होम में नाबार्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कारीगरों और समूहों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना रहा। सेमिनार में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि अब तक शॉल एवं ऊनी उत्पादों का निर्माण मुख्यतः सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखकर किया जाता रहा है, लेकिन अब इन्हें कॉटन और अन्य हल्के प्राकृतिक रेशों से तैयार कर गर्मियों के लिए भी उपयुक्त बनाया जा सकता है। नाबार्ड के सहयोग से इस दिशा में एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिससे कारीगरों को पूरे वर्ष रोजगार के अवसर मिल सके। कार्यक्रम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े छोटे समूहों, किसानों, कारीगरों और कर्मचारियों को नाबार्ड की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। ये समूह अपने घरों में रहकर पारंपरिक तरीकों से उत्पाद तैयार कर रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है। प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नाबार्ड की योजनाओं को लेकर लोगों की भागीदारी और प्रतिक्रिया कहीं अधिक सकारात्मक रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक पठानिया हूँ, नाबार्ड शिमला क्षेत्र कार्यालय का मुख्य महाप्रबंधक। आज का जो स्टेट क्रेडिट सेमिनार जो आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य है कि अगले साल में बैंकों की ऋण प्रणाली का क्या कॉर्पस रहेगा। तो जो हमारी एस्टिमेशंस होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम करते हैं और स्टेट लेवल पे उसको हम एग्रीगेट करके हम एक सेक्टर वाइज हम पोटेंशियल असेस करते हैं और कितना उसका क्रेडिट हो सकता है अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई गैप हो और बैंकिंग नेटवर्क के देखते हुए। तो अगले साल के लिए जो बैंकिंग ऋण प्रणाली रहेगी वो लगभग 45,800 करोड़ के करीब रहेगी, जो कि स्टेट लेवल में SLBC जो है अब विभिन्न बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा टारगेट। तो इसमें टारगेट रहेंगे एग्रीकल्चर के रहेंगे, MSME सेक्टर के रहेंगे, अदर प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया। इसके लिए बैंक वाइज हम टारगेट फिक्स करेंगे नेक्स्ट ईयर। छोटे ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अब नाबार्ड ने जो हिमाचल ग्रामीण बैंक है और जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके साथ हम EKCC लेके आ रहे हैं। EKCC मतलब कि जितना भी KCC का रिन्यूअल होगा और नया KCC बनेंगे, अब वो ऑनलाइन माध्यम से बनेंगे। अब वो डॉक्यूमेंटेशन सीधे फैच करेगा और अपलोड होंगे और उस मतलब एक दिन के अंदर ही आपके KCC कार्ड का इशुएंस हो जाएगा। जो सैंक्शन लिमिट होती है वो सैंक्शन हो जाएगी। दूसरा, हम चंबा चप्पल क्लस्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम चंबा चप्पल को पहले तो अपने स्टेट में थोड़ा सा उसका विजिबिलिटी करेंगे और फिर पैन इंडिया उसकी विजिबिलिटी कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। तीसरा प्रोजेक्ट है, हम बुटीकों के साथ काम करना चाह रहे हैं। जो शॉल्स, मफलर और जो स्टोल्स हैं वो वूल बेस के बजाय वो
कॉटन बेस पे हो और जो डिज़ाइन जो पट्टी है वो वही रहे जो पहले वूल बेस पे है, ताकि इसकी पैन इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी हो, क्योंकि वूल बेस से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है हिली स्टेट्स पे जहाँ विंटर्स है। बट जो आप देखिए हिमाचल में ज़्यादातर टूरिस्ट जो है गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र यहाँ का आता है। तो अगर और जो भी महिलाएं और जो भी लोग हैं जो इन चीज़ों को खरीदते हैं, स्टोल्स को, मफलर को या शॉल को, वो पट्टी को और उसके रंग को और उसकी डिज़ाइन को देख के देते हैं। तो ब्यूटी जो है वो पट्टी में है। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसकी पैन इंडिया रेप्लिकेबिलिटी हो, तो उसके लिए हम बुटीकों के साथ काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं जिसमें शॉल्स, मफलर्स और ये स्टोल्स जो हैं ये हम कॉटन थ्रेड से बनाएं और एम्बेलिशमेंट जो हो वो एथनिक जो बुटीको डिज़ाइन हैं वो उसके साथ हो। तो इसके लिए हमने बुटीकों को एक पहले प्रोजेक्ट भी दिया था जिसमें 62 नए डिज़ाइन बनाए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो NID जो हमारा अहमदाबाद है उनके साथ मिलकर। उसमें देखिए ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम क्या है, नाबार्ड का जो दायरा है वो बड़ा तो है बट जो मैन पावर है वो लिमिटेड है हमारे पास। तो हम हर एक माइक्रो एंटरप्राइज के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो मुद्दा रहता है कि जो हमारी एजेंसीज हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम कर रही हैं वो एक एग्रीगेशन मॉडल पे काम करें। जैसे कि किसानों में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो किसान समूह उत्पादक संघ होते हैं उनको बना रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो भी प्रोडक्ट चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो उसको एग्रीगेट करके मार्केट तक ले जाना वो इन समूह का काम होता है। तो उनको हम नाबार्ड 5 साल के लिए फंडिंग करते हैं। मंडी शहर के सैन मोहल्ला के लोग अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां महिलाओं और पुरुषों ने संयुक्त रूप से जिला उपायुक्त DC को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी समस्याओं को विस्तार से प्रशासन के समक्ष रखा। जिला उपायुक्त ने सैन मोहल्ला के प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि IPH विभाग की ओर से 7,88,000 रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है, जिससे संबंधित कार्यों को किया जाना है। ज्ञापन सौंपने आए प्रतिनिधियों ने बताया कि जब भी संबंधित विभागों द्वारा कार्य करवाया जाता है तो JCB मशीनों का उपयोग कर मिट्टी को निकालकर सैन मोहल्ला की ओर डाल दिया जाता है, जिससे बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान नदी का पानी सैन मोहल्ला की ओर रुख कर लेता है, जिससे उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुँचता है और घरों पर भी खतरा मंडराने लगता है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कार्य वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से किया जाए ताकि बार बार होने वाली भूस्खलन की समस्या से निजात मिल सके। इस पर जिला उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि अब जो भी कार्य होगा वह उचित तकनीकी मानकों और बेहतर तरीके से करवाया जाएगा ताकि लोगों की जान माल व संपत्ति सुरक्षित रह सके। प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद सैन मोहल्ला के लोगों ने उम्मीद जताई है कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा और आने वाले समय में उन्हें बरसात के दौरान डर के साए में नहीं रहना पड़ेगा। करमचंद सैनी, सैन निवासी। हम सैन मोहल्ले से आए हैं, सारे महिला विंग भी आई है और जेंट्स भी आए हैं। हमारी जो गंभीर समस्या है वो पीछे भी हमने सरकार को लिखा, प्रशासन को लिखा। आज भी हम DC साहब के दरबार में आए हैं और DC साहब ने हमें आश्वासन दिया है भाई कुछ पैसा आया है 7,88,000, कुछ IPS की तरफ से आया है, तो बड़ा जल्दी इसका समाधान करेंगे। और इन्होंने हमें पूरी तरह आश्वस्त कर दिया भी मैं इसको अपने होते हुए बिल्कुल ठीक करूंगा। और जैसा कि IPS विभाग ने जब भी वहाँ काम लगता है तो इन्होंने अपनी JCB मशीन लगाते हैं और सारी मिट्टी को सैंड की साइड से कुरेदते रहते हैं, जिससे लैंडस्लाइड होता है। जैसे बरसात आती है तो बरसात में जो दरिया का उफान है वो सीधा सैंड की तरफ आता है और सारी मिट्टी जो हमारे उपजाऊ भूमि है, अब तो घरों को भी खतरा पैदा हो गया। पेड़ और जैसे बांस थी वो भी नीचे दरिया में गिरे। तो हमने प्रशासन से पहले ही मांग की है, आज भी आए हैं, हमारी महिला विंग भी आई है, हमारे सैंड से जितने जेंट्स आए हैं वो। और आज अच्छा लगा, DC साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको अच्छी तरह करेंगे, हाँ, और प्रशासन से पहले कर देंगे। और हम भी आश्वस्त हैं भाई प्रशासन जो है हमें गंभीरता से ले रहा है और इससे हम देखते हैं लेट्स सी होता क्या है। तो यही से चला हुआ है। IPH विभाग हमेशा JCB लगाता है और वारली साइड जो है सैंड की तरफ को हमेशा उस मिट्टी को कुरेदता रहता है। जैसे बरसात आती है तो डैमेज होता रहता है नीचे, और उससे वो जो उपजाऊ भूमि है ऊपर से जो पेड़ पौधे सारे गिरे हैं
अब तो खतरा ऐसा आ गया है भाई सारे मकान पर्यटक वो भी खतरे की जद में आ गए। हमारा शमशान घाट है, रघुनाथ की तरफ जाते हैं तो जो रास्ता था जिसे लोग बाड़ी गमाणु से वो परली साइड से रघुनाथ पद्धर से आते थे, उनका फकडंडी थे, लोग स्कूल से आते हैं, जो दूधी हैं वो आते हैं, तो उनके लिए सुगम रास्ता था, वो भी बंद हो गया, वो पूरी तरह डैमेज है। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं उसको भी सुचारू रूप से बनाया जाए अच्छी तरह से, ताकि लोग जो है सुगमता से चले, बच्चे चले स्कूल के सभी। तो हम यही मांग करते हैं प्रशासन से, और हम डरे हुए हैं सभी वहाँ सैणवासी, अगर ऐसी बरसात दोबारा आ गई तो खतरा पैदा हो जाएगा। वहाँ सड़क जो बोल रहे हैं हमारे विधायक जी भी सड़क बनाएंगे, तो पता नहीं कब बनाएंगे। अब तो 8-9 साल तो हमें हो गई, वो बोलते हैं बजट नहीं आया है। प्रशासन के पास आएंगे, धरना देंगे और क्या देंगे, हम इन्हीं से बोल सकते हैं, बाकी हमारे पास तो कुछ नहीं है।